नमस्कार, आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे। बात करते हैं शेयर बाजार की, जहां सेंटिमेंट थोड़ा कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। हफ्ते का जो पहला कारोबारी सत्र था वहां निफ्टी 100 अंक टूटा। अमेरिकी बाजार कमजोर है। वजह जो फेड की बैठक है वो शुरू होने वाली है और फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट को लेकर क्या फैसला लेगा, दुनिया भर के जो बाजार हैं उनकी निगाहें उस पर हैं। एफआईआईज अभी कॉशियस होकर बेच भी रहे हैं शेयर्स और खरीदारी भी हो रही है और कुल मिलाकर बाजार में एक निश्चित दिशा का अभाव दिख रहा है। लेकिन बाजार के बदलते मूड और माहौल के बीच कई ऐसे सेक्टर्स हैं और स्टॉक्स हैं जहां अच्छा एक्शन देखा जा रहा है और इसीलिए सिलेक्टेड सेक्टर्स पर फोकस रखने की सलाह विश्लेषक दे रहे हैं। इन तमाम खबरों पर करेंगे चर्चा, लेकिन अपने आर्थिक सफर की शुरुआत करते हैं इस वक्त की प्रमुख आर्थिक टॉपलाइंस के साथ। राजस्थान में ऊर्जा, सड़क, रेलवे और जल से जुड़े विकास कार्यों को मिलेगी गति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे 46,300 करोड़ रुपए से अधिक की 24 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। सर्कुलर इकोनॉमी से देश में 2050 तक 2000 अरब डॉलर का बाजार मूल्य और 1 करोड़ रोजगार होंगे सृजित। देश के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने किया दावा, सर्कुलर अर्थव्यवस्था से वृद्धि को मिलने की गति। वहीं महंगाई दर पर एक अच्छी खबर, थोक महंगाई दर में आई कमी। खाद्य वस्तुओं की कीमतों में कमी से नवंबर महीने में थोक महंगाई दर घटकर 1.89%। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने जारी किए आंकड़े। और सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन आज गिरावट के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 242 अंकों की गिरावट के साथ 81,500 के पार, लेकिन निफ्टी में भी 96 अंकों का दबाव। तो इन प्रमुख आर्थिक खबरों पर रहेगी हमारी नजर। तो आइए देखते हैं कि दुनिया भर के बाजार किस तरह से ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन शुरुआत करेंगे गिफ्ट निफ्टी के शुरुआती क्यूज क्या रहे। हालांकि अभी सेंसेक्स जो है वो दबाव के साथ, तो गिफ्ट निफ्टी की तरफ अगर हम देखें तो 24,657 का लेवल और 49 अंकों का दबाव गिफ्ट निफ्टी में नजर आ रहा है। सेंसेक्स का ओपनिंग काउंटर जो है वो किस तरफ इशारा करता हुआ, सेंसेक्स का ओपनिंग काउंटर 81,506, 242 अंकों का दबाव यहां देखा जा रहा है। और कई ऐसे इंपॉर्टेंट नतीजे हैं कंपनीज के जिन पर दुनिया भर की निगाहें रहने वाली हैं। साथ ही निफ्टी भी 95 अंकों का दबाव, 24,572 और एक कैंडल स्टिक ऑपरेशन बनते हुए हम देखेंगे जब हम टेक्निकल चार्ट्स की बात करते हैं निफ्टी को लेकर। लेकिन कौन से स्टॉक्स हैं जो बाजार में मजबूती के साथ खड़े हुए हैं? सिप्ला डिफेंसिव सेक्टर यानी फार्मा से चार्ट को लीड करता हुआ टाटा मोटर्स, विप्रो, सन फार्मा, इंडसइंड बैंक, यानी दो दिग्गज काउंटर्स फार्मा क्षेत्र से, फार्मा सेक्टर से। वहीं एक टाटा मोटर्स दिग्गज और ब्लू चिप काउंटर जब हम बात करते हैं ऑटो इंडस्ट्री का। लेकिन कहां पर बाय ऑन डिप यानी कि मुनाफा वसूली और दबाव है जिसकी वजह से खरीदारी संभव है, उन तमाम स्टॉक्स पर डालते नजर रिलायंस, इन्फोसिस, आयशर मोटर्स, श्रीराम फाइनेंस और भारती एयरटेल। इन तमाम स्टॉक्स में आ रही है दबाव और इसकी वजह से यहां पर खरीदारी का एक कॉल बनता हुआ। और आइए अब निगाह डालते हैं आज के फोकस की तरफ। तो बात करते हैं नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई की, जिसने देश में ऑनलाइन फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट की बढ़ती घटनाओं और खतरे के बारे में ऑनलाइन पेमेंट यूजर्स के लिए एक एडवाइजरी जारी की। हाल ही में प्रधानमंत्री ने मन की बात के एक संस्करण के एपिसोड में बताया था कि भारतीयों ने डिजिटल अरेस्ट के घोटाले के कारण कम से कम 120 करोड़ से ज्यादा रुपए गंवाए हैं। एनपीसीआई ने बताया कि डिजिटल पेमेंट की पहुंच अब देश के हर कोने में है। ये देश को डिजिटल फर्स्ट की तरफ लेकर जा रहा है और इस सिस्टम ने यूजर्स को सिक्योरिटी और सुविधा दोनों दी। लेकिन डिजिटल सिस्टम का सुरक्षित इस्तेमाल करना और स्कैम से बचना भी बहुत जरूरी है। किसी भी संभावित फ्रॉड या स्कैम का समय पर पता लग जाने से आप अपनों को बचा सकते हैं और आज के फोकस में हम इसी पर करने वाले हैं चर्चा। तो अरेस्ट होना क्या है, ये तो हम जानते हैं कि भाई अगर कोई अरेस्ट होता है तो हम पुलिस की बात करते हैं, लेकिन डिजिटल अरेस्ट होना
आखिर है क्या, इससे क्यों डरते हैं लोग, इसी पर आज हमारा फोकस शिफ्ट है और आप समझेंगे। अब हम बात करते हैं डिजिटल अरेस्ट आखिर है क्या, इसे समझते हैं। तो डिजिटल अरेस्ट एक नए तरह का साइबर और ऑनलाइन स्कैम है, एक तरीके का स्कैमस्टर जो होता है। अब होता क्या है, पुलिस या अन्य सरकारी विभाग के अधिकारी के तौर पर आपको एक फ़ोन कॉल आएगा कि हम फला फला पुलिस स्टेशन से बात कर रहे हैं, और आपको डराने और धमकाने वाली भाषा का जो उस साइड से कॉलर है वो उसका इस्तेमाल करेगा जल्दबाजी में। निकालना क्या चाहता है वो आपसे, आपकी निजी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और फिर पैसों की मांग, जो उसका फाइनल मोटिव है। और ये आप पर प्रेशराइज किया जाएगा, किसी भी बैंक अकाउंट या यूपीआई आईडी में आप पैसे डालिए क्योंकि आपका कोई अपना फंसा हुआ है या फिर आपके बच्चे से कोई ऐसा फ्रॉड हुआ है जिसके लिए वो आपको एक ऐसा जाल बुनकर देगा कि कहीं ना कहीं आप उसमें फंस जाएंगे। लेकिन डिजिटल अरेस्ट क्या है ये तो आपने समझा, अब इसे आप पहचानेंगे कैसे? कहते हैं ना, पहचान कौन। आप इस अरेस्ट में फंस गए हैं और स्कैमस्टर आपको फंसा रहा है, इसकी पहचान भी बहुत आपके लिए आसान है। सबसे पहला, क्योंकि पुलिस की वर्दी में लगातार लोगों के पास कॉल्स जा रहे हैं, तो पहले आपको बताएं कि पुलिस कभी भी व्हाट्सएप कॉल नहीं करती। ये सबसे पहला आप तथ्य है जिसे आप गांठ मान लीजिए। वहीं पुलिस व्हाट्सएप पर एफआईआर की कॉपी भी नहीं भेजती। कहते हैं ना कि आपका ये फला फला इतना माल पकड़ा गया जिसमें आपने कहीं ना कहीं ड्रग्स बेचा है और हमारे पास आपके लिए एफआईआर की कॉपी है, वो सब झूठ होता है। पुलिस कभी भी आपसे कि भाई आपने अगर ये जुर्म किया है तो आपको सज़ा काटनी है, ये तो भारतीय कानून कहता है, कभी भी आपको उससे बचाने के लिए पैसे की डिमांड नहीं करेगी। वहीं आखिरी चीज़ ये कि पुलिस कभी भी आपसे ये नहीं कहेगी कि भैया आप अपनी पैसे दीजिए, पर्सनल जानकारी जो है वो हमसे साझा कीजिए, पिन ओटीपी साझा कीजिए, इसके लिए वो कभी दबाव नहीं डालती। तो ये एक पहला स्टेप है प्राइमरी फेसी, जब आप अपने आप को ये पहचान कर सकते हैं कि मैं कहीं स्कैम का शिकार तो नहीं हो रहा। लेकिन अब बचने के लिए करना क्या है ये भी हम आपको बताएंगे, जो आपके हाथ में है और आप इससे बच सकते हैं। सबसे पहला, व्हाट्सएप, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर आने वाले किसी भी संदिग्ध कॉल को ना उठाएं। भाई जो आपसे जानकारी रखते हैं वो लगातार आपको आपके नंबर पर फ़ोन करेंगे, आपको कोई फेसबुक पे कॉल क्यों करेगा? अगर आपने गलती से फ़ोन उठा लिया है तो घबराएं नहीं, क्योंकि आपकी घबराहट उनके लिए वो यार्डस्टिक है कि वो पहचान जाएंगे कि तो घबरा गया और इससे अब जानकारी निकलवाना बहुत आसान है। पर्सनल और फाइनेंशियल जानकारी शेयर ना करें, लंबी बात ना करें, क्योंकि कई बार आप लंबी बातचीत में अक्सर गलती होने के चांस हैं। अनजान नंबर से आए कॉल को तुरंत ट्रू कॉलर जैसे जो ऐप हैं उनसे वेरीफाई करें, क्योंकि आप जब वेरिफिकेशन करेंगे तो कई बार आप तो उस पर लिखा हुआ आ जाता है स्कैमस्टर, फ्रॉड, ये लिखा हुआ आ जाता है। फ़ोन पर लंबी बातचीत जैसा कि मैंने आपको बताया वो करने से बचें। ये वो सब कदम हैं जो आप उठा सकते हैं। लेकिन अब ऑनलाइन शिकायत कैसे कर सकते हैं, ये कितना आसान बन गया है, इस पर भी हम डालेंगे नज़र कि आखिरकार जब हम बात करते हैं कि भाई अब हमारे साथ फ्रॉड हो गया तो अब हम क्या करें। ये करने के लिए हम आपको कुछ पॉइंटर्स में बताएंगे ताकि आप समझ पाएं कि अगर आप इसका शिकार हो भी गए हैं तब भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपको करना क्या है, संचार साथी, आपका साथी, उसके पोर्टल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपको उस पर जाना है। उसके बाद वहां पर जब आप क्लिक करेंगे तो सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज, सिटीजन यानी कि हम आम नागरिक, सेंट्रिक यानी कि आपके लिए शुरू की गई वो सेवाएं के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। रिपोर्ट सस्पेक्टेड फ्रॉड कम्युनिकेशन, आपके साथ फ्रॉड कम्युनिकेशन हुआ है, आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कि क्या आप इसकी रिपोर्ट करना चाहते हैं, आप इस ऑप्शन पर जाइए। उसके बाद जब फॉर्म का पेज खुलेगा, फर्जी कॉल या मैसेज की डिटेल आपको भरनी होगी और फॉर्म में एक फ्रॉड लिस्ट होगी कि भाई वीडियो कॉल के थ्रू हुआ है, व्हाट्सएप कॉल के थ्रू हुआ है, आपकी जो शिकायत है आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। यानी कि कंटिन्यू रिपोर्टिंग के बाद जब आप आगे जाएंगे तो आपके पास एक फॉर्म का फ्रॉड लिस्ट आएगा और पेज खुलने के बाद आप फर्जी कॉल और मैसेज का डिटेल उसमें भरेंगे। जब आप डिटेल उसमें भर देंगे कि भाई ये फर्जी कॉल इस नंबर से आया, ये मैसेज है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद फॉर्म जो है उसमें फ्रॉड का एक लिस्ट होगा और आप अपनी शिकायत को उसके ऑप्शन में भर सकते हैं। फिर आप एक स्क्रीनशॉट लेंगे और उसके साथ उसे अपलोड करने का विकल्प भी आपके पास है कि भाई आपने स्क्रीनशॉट लेके रखा, उसको अपलोड कर दिया। आखिर में अपना मोबाइल नंबर और नाम लिखिए, जो कैप्चा कोड है उसको आप जब कैप्चर करके भरेंगे आपके पास ओटीपी आएगा, वेरिफिकेशन आएगा और आप सबमिट करें। तो ये आसान तरीके से अगर फ्रॉड आपके साथ खुदा न खास्ता हो भी गया है तो आपके पास कई ऐसे विकल्प मौजूद हैं कि आप डिजिटल अरेस्ट से पहले तो घबराएं नहीं और अपने आप को छुड़ा सकते हैं।
तो आज की इस दुनिया में जब हम डिजिटली बहुत सशक्त रूप से आगे बढ़ रहे हैं, तो उस लिहाज से आप समझिए कि कितना अहम हो जाता है अपने आप को बचाना। और इसी पर चर्चा करने के लिए बेहद ख़ास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निशांत कुमार, डायरेक्टर 14C MHA यानी कि जो विंग बनाई गई है साइबर क्राइम से निपटने के लिए, उसके डायरेक्टर निशांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो पर। पहला सवाल मेरा यही है कि NPCI ने जिस तरह से एडवाइजरी जारी की, डिजिटल अरेस्ट, ये शब्द सुनकर ही लोग डर जाते हैं। सबसे पहला स्टेप, अगर आप डिजिटल अरेस्ट का शिकार हैं, तो एक आम जो शहरी है, एक आम नागरिक है, उसका क्या होना चाहिए? निशांत जी। देखिए, एक मैं छोटा सा संशोधन करूंगा। ये जो मैं यहाँ आया हूँ, आई एम फ्रॉम I4C, ये इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत साइबर क्राइम के रोकथाम और होने के बाद उसके जो अनुसंधान और अन्वेषण और जो कार्रवाइयां होती हैं उसके लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। अब मैं आपके प्रश्न पे आता हूं। जो डिजिटल अरेस्ट की बात आपने की है, अगर कोई भी ऐसा आपके प्रति किसी के पास आता है, तो सबसे पहला क्या होता है, इनका जो बेसिक जो इसके पीछे जो इनकी मंशा होती है वो है आपको डराने की। मतलब आप अगर डर जाएंगे और घबरा जाएंगे तो निश्चित रूप से आप गलत कदम उठाएंगे। तो सबसे पहले अगर किसी के पास इस प्रकार का कोई अप्रोच होता है किसी अनजाने नंबर से या किसी अननोन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के अधिकारी के रूप में या किसी रूप में, तो पहले तो घबराना नहीं है और तुरंत उस नंबर को आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो आपको कॉल आ रहा है, और उस नंबर को, क्योंकि वो बार बार आपको ये कहते हैं कि फोन को डिस्कनेक्ट नहीं करना है और किसी दूसरे से संपर्क नहीं करना है, तो आप समझ लीजिए कि हमें बिल्कुल ही नंबर को, आप पहले तो नंबर और स्क्रीनशॉट लें, फोन को डिस्कनेक्ट करें और तुरंत इसकी सूचना जो है आप हमारे जो पोर्टल है www.cybercrime.gov.in, वहां पर एक हमने सस्पेक्ट रिपोर्ट का पोर्टल बनाया हुआ है, एक लिंक बनाया हुआ है। आप सस्पेक्ट रिपोर्ट पे जाएंगे और वहां पर आपको जिस नंबर से कॉल आ रहा है और जो स्क्रीनशॉट आपने लिया है वो तुरंत अपडेट करें आप, और उसके ऊपर उसके बाद समुचित कार्रवाई की जाएगी। तो पहला है घबराना ही नहीं है, पहली बात तो यही है। और दूसरा, कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो आपके पास है या अपने अकाउंट या कोई भी दूसरी तरह की जानकारी उनके साथ शेयर नहीं करनी है। ये दो बातें ध्यान रखेंगे। और थर्ड थिंग इज रिपोर्टिंग, आपको रिपोर्ट करना है। शान जी, इसमें एक चीज़ और हम ये भी समझना चाहेंगे आपसे, क्योंकि ये टर्म्स कईयों के लिए बहुत नई है, डिजिटल अरेस्ट, और साथ ही साथ साइबर फ्रॉड का जब कोई शिकार बनता है तो सबसे पहले वो अपने आप में बहुत गिल्टी कॉन्शियस महसूस करता है कि मुझसे ये क्या हो गया। उस लिहाज से कैसे आपका विंग लोगों की मदद करता है, और ख़ास तौर पर तब जब इसमें यंगस्टर्स, क्योंकि यंगस्टर्स ज़्यादा टेकी और टेक्निकल सुविधा को समझने की कोशिश करते हैं, डिजिटली ज़्यादा अपने आप को एनलाइटेंड समझते हैं, उस लिहाज से? देखिए, पहले तो यह है, जो हमारे पास प्रतिदिन करीब 6000 के आसपास कंप्लेंट्स आते हैं और उसमें हर आयु वर्ग के और हर आय वर्ग के लोग और हर, आप कह सकते हैं, तबके के लोग उसमें शामिल होते हैं जो कंप्लेन करते हैं। तो ये जो आजकल साइबर अपराध हो रहे हैं ये कोई किसी खास मतलब सेगमेंट तक सीमित नहीं है, तो सभी इसके शिकार हो रहे हैं। लेकिन और अपराधी जो है वो नए नए तरीकों के साथ आ रहे हैं। आप जैसा कि देख सकते हैं, डिजिटल अरेस्ट आपने कहा एक नया नाम है, उसी प्रकार से एक साइबर स्लेवरी का नाम आता है, जिसमें कि विदेशों में, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में ले जाकर लोगों को फर्जी नौकरी के नाम पर और वहां उनसे जबरन साइबर अपराध कराए जाते हैं। तो निश्चित रूप से, चूंकि ये जो सूचना प्रौद्योगिकी की क्रांति अभी नए रूप में और बहुत तेजी से हमारे देश में आई है, तो इस तरह के अपराध भी जो है वो नए तरीके से आए हैं, और शायद इसीलिए एक नए, जो आप कह सकते हैं, डिपार्टमेंट की जरूरत पड़ी या एक नए यूनिट की आवश्यकता पड़ी हमारे गृह मंत्रालय में, जिसको हमने साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर का नाम दिया I4C। यहाँ पे आपको ध्यान देने की बात यह है कि जो मैं बताना चाह रहा था कि इसमें, क्योंकि आप देख सकते हैं, जो साइबर अपराध है वो कोई सीमा में बंधा हुआ नहीं है, क्योंकि एक राज्य में से दूसरे राज्य में, एक देश से दूसरे देश में इस प्रकार के अपराध किए जाते हैं, और आमतौर पे जो कानूनी व्यवस्था है वो क्या होता है, वो राज्यों का विषय होता है। इसीलिए एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता थी विभिन्न राज्यों के जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, इसके अतिरिक्त जो दूसरे ऐसे सरकारी एजेंसियां हैं जो इसमें जिनकी भूमिका हो सकती है, जैसे सबसे बड़ी भूमिका डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की हो सकती है, तो इन सबको के साथ कोऑर्डिनेशन करना और फिर साइबर अपराधों को की रोकथाम, और अगर साइबर अपराध हो गए हैं तो उसके त्वरित अन्वेषण और उसके ऊपर कार्रवाई करने में हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को सहायता करना।
इसके लिए जो हमारा ये I4C भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र है वो कार्य करता है और इसका गठन किया गया है। अब जो आपने पूछा कि अगर जो नए प्रकार के, जैसा कि मैंने बताया, अपराध आ गए हैं, डिजिटल अरेस्ट है या दूसरे जो मैंने नाम बताया साइबर स्लेवरी है, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड्स एक हो रहे हैं जिसमें कि बहुत अधिक मात्रा में लोगों के पैसे जा रहे हैं। और इसमें क्या होता है, आपको फेक जो है वो ऐप डाउनलोड करा दिए जाते हैं सोशल मीडिया ग्रुप्स के माध्यम से, जहां पर आपको पैसे बहुत तेजी से बढ़ाने का लालच दिया जाता है। तो मैं लोगों को ये बताना चाह रहा था कि हमें कैसे समझेंगे हम कि ये कोई साइबर अपराध हो रहा है हमारे साथ या हम इससे कैसे बचें। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि हमें जब भी साइबर अपराधी अप्रोच करते हैं ऑनलाइन, आमतौर पे या तो फोन के माध्यम से या फिर ऑनलाइन सोशल मीडिया एड्स या सोशल मीडिया ग्रुप्स के माध्यम से अप्रोच किया जाता है। पहले तो आप ये समझ लें कि अप्रोच कैसे आप तक होता है। दूसरा क्या है, इसमें जो मूलभूत बातें ध्यान रखनी है कि कुछ बेसिक चीजें हैं जैसे कि लालच। अगर आपको कोई प्रस्ताव ऐसा आ रहा है जहां बहुत अधिक आपको धन जल्दी से कम प्रयास में कमाने का लालच दिया जा रहा है, आप समझ जाइए कि इस प्रस्ताव में, इस ऑनलाइन ऑफर में कोई ना कोई साइबर अपराध हो सकता है। दूसरी प्रकार से डर है, जो हमें डिजिटल अरेस्ट की बात कर रहे हैं, या एक और अर्जेंसी दिखाया जाता है जिसमें ये बताया जाता है कि आपका फोन या सिम है वो 2 घंटे में बंद हो जाएगा या फिर आपकी बिजली कुछ घंटों में काट दी जाएगी। इस प्रकार से एक सेंस ऑफ अर्जेंसी या डर क्रिएट किया जाता है। और तीसरा है जहां पे हम लोग लापरवाही के शिकार होते हैं, जैसे किसी अनजाने नंबर से कोई वीडियो कॉल आया और आपने तुरंत उस वीडियो कॉल को उठा लिया, या फिर किसी अननोन व्यक्ति का फेसबुक या सोशल मीडिया, जो आपने बोला कि आजकल के जो यंगस्टर्स हैं बहुत यूज करते हैं, तो वो अनजाने नंबरों से, अनजाने लोगों के आए हुए फ्रेंड रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, 2-4 दिनों तक बात करने के बाद उनसे या तो उनके फाइनेंशियल डिटेल्स ले लिए जाते हैं या फिर उनकी निजी जानकारियां ले ली जाती हैं। और अभी कई दिनों में देखा गया है जो डेटिंग या मैट्रिमोनियल जो एप्स हैं उनके माध्यम से दोस्ती करने के बाद लोगों से कोई खास इन्वेस्टमेंट ऐप डाउनलोड करवाया जाता है जहां लोगों के पैसे इन्वेस्ट करा दिए जाते हैं। तो इन सभी चीजों से, और एक और चीज मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा, आजकल एक क्यूआर कोड का बहुत चल रहा है। जैसे हम आमतौर पे यूपीआई में क्या होता है, क्यूआर कोड स्कैन कर लेते हैं। तो हमें बहुत ध्यान रखना है कि हम जो भी क्यूआर कोड स्कैन कर रहे हैं वो सही स्रोत से आया हुआ है, और स्कैन करने के बाद हमें उस जो क्यूआर कोड का जो ओनर है उसका नाम वगैरह प्रॉपर जांच करके तभी हमें कोई पेमेंट करनी चाहिए। तो ये कुछ जानकारियां हैं, चीजें हैं जो लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। और मैं एक चीज और बताऊंगा, इसमें जो रोकथाम के लिए जागरूकता बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि जागरूकता ही आप कह सकते हैं सुरक्षा की पहली पंक्ति है। आपके पैसे अगर आप गलती से शिकार हो गए तो हमारा जो ये साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है, हम लोग एक नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर चलाते हैं 1930। मैं रिपीट कर दूंगा, 1930। ये सबको याद होना चाहिए। इस पे जल्दी से जल्दी आपको कंप्लेन लॉन्च कराना है अगर आपके पैसे कहीं भी इस तरह से या किसी प्रकार का साइबर अपराध हुआ है। दूसरा जो एक विकल्प है, वहां पर आप www.cybercrime.gov.in इस वेबसाइट पे जाकर के आप अपनी कंप्लेन को दर्ज करा सकते हैं। 2 चीजें हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा, हम लोग एक गृह मंत्रालय का I4C जो है, ये एक सोशल मीडिया हैंडल हम चलाते हैं साइबर दोस्त के नाम से। तो जो भी लेटेस्ट इस तरह के अपराध हो रहे हैं, चूंकि हमारे पास बहुत सारे कंप्लेन आते हैं, हम डेटा एनालिसिस करते हैं, तो हम वो लेटेस्ट अपराधों के बारे में जानकारी जो है वो हम उस सोशल मीडिया हैंडल साइबर दोस्त पे डालते हैं। तो लोग अगर फॉलो करेंगे तो उनको बहुत जल्दी अवेयर रहेंगे कि क्या लेटेस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से बताया कि किस तरह से हम स्कैम की पहचान करके हम आप लोगों की मदद ले सकते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है ये हम आपसे जानेंगे कि जब कोई अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर करता है उसके बाद का प्रोसेस क्या है। हम अपने दर्शकों से करेंगे साझा ये जानकारी भी, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है इकोनॉमी टुडे में, और इस पर चर्चा जारी रहेगी जब हम बात कर रहे हैं कि आखिरकार डिजिटल अरेस्ट से बचने के उपाय और समाधान है क्या। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वनरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे ऐड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है, और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, hey! नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है।
आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। ब्रेक के साथ सभी का स्वागत। और हम चर्चा कर रहे हैं आज साइबर फ्रॉड को लेकर, जहां डिजिटल अरेस्ट पर रहा हमारा फोकस। हमारे साथ निशांत जी जुड़े हुए हैं। निशांत जी, हम ये जानना चाहते हैं बहुत ही संक्षिप्त में, क्योंकि समय कम है, लेकिन ये जानना भी जरूरी है दर्शकों के लिए कि जब कोई कंप्लेंट रजिस्टर करता है उसके बाद का प्रोसेस किस तरह से करती है आपकी विंग? देखिए, जब आप कंप्लेन www.cybercrime.gov.in पे डाल देते हैं या 1930 के थ्रू आप डालते हैं, तो सबसे पहले तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलता है, जिस नंबर के थ्रू आप आगे अपने कंप्लेन को ट्रैक कर सकते हैं। दूसरा, मैंने बताया ये एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है, लेकिन अपराध की जो अनुसंधान है और जो आगे का अन्वेषण की जो कार्रवाई है, वो जिस पर्टिकुलर स्टेट या जहां हुआ है वहां से की जाती है। तो इमीडिएटली आपका जो कंप्लेन है उस संबंधित क्षेत्र में जहां पर ये अपराध हुआ है, वहां के जो साइबर पुलिस है उनको स्थानांतरित कर दी जाती है। तो पहले तो लोगों को ये नहीं है कि भाग दौड़कर मुझे साइबर थाने जाना है या थानों के चक्कर लगाने। सबसे पहले उनको इमीडिएटली घर बैठकर जहां से सुविधा हो मोबाइल फोन का यूज करके कंप्लेन लॉन्च करना है, एक्नॉलेजमेंट नंबर ले लेना है। आपका ये कंप्लेन सुओ मोटो वहां की पुलिस को, कंसर्न पुलिस को स्थानांतरित कर दिया जाएगा। उसके बाद हम वो पुलिस जो साइबर टीम है वो उसका अन्वेषण करती है। हमारे I4C की तरफ से भी नेशनल साइबर फोरेंसिक लेबोरेटरी और लीगल असिस्टेंस वगैरह हम लोग खुद प्रोवाइड करते हैं ताकि जल्दी केस रिजॉल्व किया जा सके। उसके बाद आप जिस व्यक्ति ने कंप्लेन किया है वो बीच में समय समय पर उसी पोर्टल पे लॉगिन करके उसी एक्नॉलेजमेंट नंबर के थ्रू अपने कंप्लेन की स्टेटस की जानकारी भी ले सकता है। और जितनी जल्दी ही कार्रवाई होती है, पहले तो इमीडिएटली क्या होता है, अगर पैसा फ्लो में है और किसी के पैसे कटे हैं, अकाउंट से गए हैं, हम ब्लॉक करते हैं तुरंत। अगर ये इसलिए अगर कंप्लेन समय पे किया जाता है, पैसे मतलब खोने के बहुत जल्दी अगर कंप्लेन आती है तो बहुत हद तक मुमकिन है कि पैसे सारे के सारे भी बच जाएं, क्योंकि हम इमीडिएट एक्शन लेते हैं। उसके बाद ट्रैकिंग उसकी की जा सकती है जी पोर्टल पे जाकर के एक्नॉलेजमेंट नंबर के। बिल्कुल। तो सबसे अहम बात जो मुझे इस पूरे डिस्कशन में समझ में आई वो बहुत इंपॉर्टेंट थी निशांत जी, की घबराने से कुछ नहीं होगा, बल्कि डर के आगे जीते। और हम जो स्कैमस्टर्स हैं डिजिटल अरेस्ट वाले, उन पर भी शिकंजा कसते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया निशांत जी इस शो पर आने के लिए और इतनी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण जानकारी इस मंच से साझा करने के लिए। और कुछ और खबरों पर भी डालते रहते हैं क्योंकि समय बहुत कम है। तो भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि सर्कुलर इकोनॉमी से देश में 2050 तक 2000 अरब डॉलर का बाजार मूल्य और 1 करोड़ से ज्यादा नौकरियां सृजित हो सकती हैं। चर्चा पत्र अनलॉकिंग इंडिया सर्कुलर इकोनॉमी पोटेंशियल इनसाइट्स अक्रॉस 7 की सेक्टर्स के लॉन्च के मौके पर उन्होंने ये बात कही। अमिताभ कांत ने कहा कि सर्कुलर अर्थव्यवस्था वृद्धि को गति देने वाली हो सकती है और ये बदलाव न केवल लागत बचत में मददगार है, बल्कि देश को वैश्विक सर्कुलर अर्थव्यवस्था के स्तर पर इसका लाभ उठाने की स्थिति में भी लाता है। संसाधनों के अनुकूल उपयोग और पर्यावरण अनुकूल उपायों वाली अर्थव्यवस्था को सर्कुलर इकोनॉमी कहते हैं। भारत की जीडीपी वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष में 6.5 से 7% की ट्रेंड ग्रोथ से के आसपास रह सकती है। ट्रेंड जीडीपी ग्रोथ जीडीपी में समय के साथ हुई औसत आर्थिक विकास दर को कहा जाता है। क्रिसल की रिपोर्ट में ये माना गया कि चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में देश में निजी खपत की वृद्धि दर पिछले साल की तुलना में बेहतर रही। हालांकि निवेश वृद्धि दर पिछले साल की तुलना में कम हुई, लेकिन जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी महामारी से पहले के दशक की तुलना में ज्यादा बनी हुई है। क्रिसल ने रिपोर्ट में उम्मीद जताई कि खपत और मांग में सुधार से इस वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर बढ़ेगी। खासतौर पर अच्छे मानसून के बाद कृषि और ग्रामीण मांग में सुधार की संभावना है। और वक्त तो चला कि हम आपसे विदा लें, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ जाते हैं कारोबार जगत की कुछ अन्य खबरों के साथ। कल फिर मुलाकात हो एक नए ईटी फोकस के साथ। आप बने रहिए टीटी न्यूज के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में छत्तीसगढ़ में लघु वनोपज और डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसके तहत उत्पादों का सर्टिफिकेशन किया जाएगा, जिससे बाजार में उत्पाद का अच्छा दाम मिलेगा। राज्य में कार्यरत 650 डेयरी सहकारी समितियों को विस्तारित कर 3850 तक बढ़ाया जाएगा। साथ ही 3200 नई बहुउद्देशीय प्राथमिक डेयरी सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके के साथ भारत श्रीलंका बिजनेस फोरम में भाग लिया। इस दौरान दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और मजबूत आर्थिक संबंधों को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई।
नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। बेरी ने बिबेक ओबरॉय का स्थान लिया है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक अब तक 558 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में रबी फसलों की बुआई हो चुकी है। वहीं पिछले सीजन में समान अवधि में 556 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई हुई है। कॉर्पोरेट कार्य के राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने लोकसभा में कहा कि मौजूदा वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 1,12,962 कंपनियां पंजीकृत हुई हैं। उन्होंने बताया कि पनियों के पंजीकरण को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ई कॉमर्स दिग्गज अमेजॉन और फ्लिपकार्ट की सभी लंबित याचिकाओं को कर्नाटक हाई कोर्ट में स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीसीआई की ओर से दायर याचिका पर एक नोटिस जारी किया। इसमें ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की ओर से दायर याचिकाओं को हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट या दिल्ली हाई कोर्ट में स्थानांतरित करने की मांग की गई थी। देश में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की चार्जिंग मांग को पूरा करने और 2030 तक 30% विद्युतीकरण के लक्ष्य को पाने के लिए 16,000 करोड़ रुपए के खर्च की जरूरत होगी। फिक्की ने कहा कि सार्वजनिक चार्जिंग बुनियादी ढांचे को बढ़ाने की जरूरत है। कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने राज्यसभा में जानकारी दी कि पिछले 5 वर्षों में कोयला खनन क्षेत्रों में और उसके आसपास 16 इको पार्क स्थापित किए हैं। साथ ही कोयला खनन क्षेत्रों के आसपास ग्रीन कवर को बढ़ाने के लिए उसके आसपास वृक्षारोपण और जैव पुनर्ग्रहण प्रयासों के तहत 10,942 हेक्टेयर को हरित क्षेत्र बनाया है।